गुर्बत भी क्या चीज़ होती है। इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देती है जो वो करना भी नहीं चाहता। मैंने एक गरीब घर में आंखें खोली और हमारे खानदान में शायद बच्चों का ही कसूर था कि इस खानदान में क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि मुझसे बड़ी 2 बहनें थी और मैं तीसरे नंबर पर थी। सबकी तरह मेरे बाप को भी बेटा चाहिए था, जबकि उसके सर पर 3-3 बेटियों का बोझ था। यही वजह थी कि उसका रवैया हमसे और मेरी माँ से हमेशा खराब ही रहा। बेटे की आरजू में मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और जो खर्चा वो हमारे घर पर देता था उससे भी माँ को हाथ धोने पड़े। मैं 5 साल की थी जब पापा ने दूसरी शादी की और फिर उसके बाद मैं पापा को कभी कभार ही देखती थी। हम बहनों के हिस्से में सिर्फ माँ का ही प्यार आया था। बाप ने तो कभी झूठे मुंह से भी हमसे हालचाल न पूछा और न कभी हमारे सर पर हाथ रखा था। घर पर खाने को भी अक्सर कुछ भी ना होता था। तंग आकर मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे घर का गुजारा होने लगा। मेरी बड़ी बहन 18 साल की हुई तो जहाँ पर माँ काम करती थी वहाँ की मालकिन ने अपने बड़े भाई के लिए मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। उस मालकिन का बड़ा भाई अपने बच्चों की शादी कर चुका था और वो कम से कम मेरी बहन से 20 साल बड़ा था। मगर वही बात कि गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इंसान कुछ भी कर लेता है, तो मेरी माँ ने भी मेरी बहन की शादी उससे ही कर दी। माँ कहती थी, ना तो हमारे पास शादी करने के पैसे हैं और ना ही दहेज इकट्ठा करने के, इसलिए अगर वो खाली हाथ मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बहन के साथ भी यही हुआ। माँ ने उसका रिश्ता भी गैरों में और बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया। माँ ने सोचकर ये सब किया था कि मेरी बेटियों ने जो परेशानियां मेरे घर में उठाई है आगे जाकर तो नहीं होगी। वो अच्छा खाएंगी पिएंगी और अच्छा लिबास पहनेगी। लेकिन माँ की ये गलत फहमी थी, क्योंकि जब कभी मैं अपनी बहनों के घर जाती तो मैं उन्हें नौकरानी बने देखती थी। उनके पति को घर संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी, ना कि एक बीवी। अपनी बहनों की जिंदगी देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी बड़े आदमी की उम्र के इंसान के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। माँ तो मेरी शादी भी बहुत जल्द करना चाहती थी, मगर मैंने जिद करके मैट्रिक कर लिया और मैट्रिक के बाद मुझे इंटर करने का शौक हुआ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाती थी और मुझे ले जाने छोड़ने वाला कोई नहीं होता था, तो मैं अकेली ही आती जाती थी। और तभी मेरी मुलाकात यश से हुई। वो कॉलेज के रास्ते में खड़ा होता था और मैंने नोटिस किया कि शायद वो मेरे लिए ही वहाँ पर आता था। वो अच्छी शक्ल सूरत का इंसान था और उसके हुलिये से लगता था कि वो अच्छा खासा खाते पीते घराने से भी ताल्लुक रखता है। शुरू में तो मैंने यश पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया और बहुत जल्दी हमारी बातचीत होने लगी। वो भाइयों में सबसे छोटा था और उसके घर में सबकी शादी हो चुकी थी। उसने बताया कि वो मुझे बहुत देर से पसंद करता है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। यश कहने लगा कि मैं एक बहुत अच्छी जगह नौकरी करता था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं सब भूल भाल कर यहाँ पर खड़ा होने लगा। लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर लूंगा। मैंने बहुत सोच समझकर यश को हाँ कर दी और उससे कहा कि मेरे घर पर रिश्ता ले आए, उससे पहले कि मेरी माँ मुझे भी मेरी बड़ी बहनों की तरह किसी बुढ़े के साथ विदा कर देती। ये मेरे लिए बेहतरीन था, क्योंकि वो मुझसे उम्र में इतना बड़ा भी नहीं था और वो अच्छे घराने से भी ताल्लुक रखता था। तो मैंने सोच लिया कि मैं कहीं भी शादी करने की बजाय यश से शादी कर लूंगी। एक बात की मुझे बहुत हैरानी होती थी कि कुछ दिनों से जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगती, एक छोटा सा बच्चा आकर मुझे खत पकड़ा जाता जिस पर मेरी तारीफें लिखी होती। मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि जब यश की मुझसे मुलाकात हो जाती है तो वो ये खत क्यों देता है। हम लोग अक्सर कॉलेज के पिछले वाली गली में ही मिल लेते थे, तो जब मैं घर आती हूँ तो ये खत का क्या चक्कर है, उस बच्चे को कैसे खत पकड़ा जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मिलूंगी तो इससे इस बारे में पूछूंगी, लेकिन मैं भूल जाती थी। हाँ, लेकिन मैंने कुछ खत को बहुत ही संभाल कर रखा था। लेकिन एक दिन फिर मुझे पता लगा कि वह खत यश की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से मुझे मिलते थे, क्योंकि एक दिन मैंने नोटिस किया तो खत के कोने पर ए लिखा होता था, जबकि यश का नाम तो वाई से शुरू होता था और उसका तो यही मतलब था कि कोई और मेरे पीछे पड़ा था। अगले दिन वो बच्चा खत लेकर मेरे पास आया तो मैंने खत लेने से मना कर दिया और एक सफेद पर्ची पर यह लिख दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मेरी उससे शादी होने वाली है और मेरे से दूर रहो। ये खत मैंने उस बच्चे को दिया और कहा, जो तुम्हें ये खत देता है ये जाकर उसको दे देना। मेरी ये तस्वीर काम कर गई थी और उस दिन के बाद से मुझे भी कोई खत नहीं मिला। यश अपने वादे के मुताबिक अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए लेकर आ गया
और मेरी माँ ने मेरी जिद पर मेरी शादी भी उससे करवा दी। मैं उससे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आसानी ही आसानी होगी। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम अक्सर बाहर खाना खाने जाते थे और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे होते थे। लेकिन एक दिन फिर मुझ पर गम के पहाड़ टूट पड़े। फिर मुझे अपने पति की असलियत पता चली। मेरा पति तो एक इंतहाई बुरा इंसान था। उसने मुझसे शादी खास मकसद के लिए की थी और उसका पता मुझे तब चला जब एक रात हम दोनों घूमने के लिए बाहर गए तो वापसी पर कहने लगा कि बहुत देर हो गई है, हम आज की रात मेरे दोस्त के घर पर ही रुक जाते हैं। हम उसके दोस्त के घर पर गए तो मुझे उसका दोस्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी नज़र तो जैसे मुझे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने अपने पति को दबे लफ्जों में कहा कि हम घर चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। पति का दोस्त हमारे लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक मुझे नींद का झटका लगा। मैं वहीं पर गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को देखा तो मुझे अपने आप से ही नफरत महसूस हुई। कमरे में मेरा पति आया तो मैं उस पर चीख पड़ी, ये सब क्या है? तो उसने मेरे बिस्तर पर पैसों के ढेर फैलाते हुए कहा कि देख लो, मेरे दोस्त ने तुम्हारी एक रात की कीमत कितने सारे पैसे दिए हैं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, ये सोचकर कि मेरे पति ने पैसों के खातिर अपनी बीवी की इज्जत ही बेच दी है। मैं रोने लगी तो वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझे तलाक लेने का कहा या मेरी हकीकत किसी को भी बताने का सोचा तो मैं तुम्हें सारे जमाने में बदनाम कर दूंगा। तुमको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति को पैसे की बहुत जरूरत होगी, इसलिए उसने एक कदम उठाया है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ये तो शुरुआत थी। उसने तो ये काम ही बना लिया। वो मुझे दूध पिलाकर बेहोश कर देता और फिर मेरी कीमत वसूला करता। इस हालत बहुत बड़ी ही जहनी अज़्ज़त में हो चुकी थी। मैं एक शरीफ और किरदार लड़की थी और इस तरह की जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने पति की हकीकत उसके घर वालों को बता दूं, मगर हर बार उसकी धमकी के आगे मैं खामोश हो जाती। फिर एक रोज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो मुझे उम्मीद होगी कि शायद वह अब सुधर जाएगा और अपनी औलाद के खातिर अच्छा इंसान बन जाएगा। मगर उसने मुझसे कहा कि मुझे क्या मालूम ये किसका गुनाह है और मेरा बच्चा जाया करवा दिया। उस पैसों की हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो हर हफ्ते मुझे अपने साथ ले जाकर अपने किसी दोस्त के साथ भेज देता और मुझे जबरदस्ती दूध पिलाकर बेहोश कर देता और फिर उसके हाथ में लाखों रुपए देखकर मुझे यकीन हो जाता कि रात वो मेरी बहुत कीमत ले चुका है और अच्छे से हासिल कर चुका है। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती वो मेरा अबॉर्शन करवा देता। मुझे जब अपने आप से घिन होती कि मैंने खुद को खत्म करने का सोच लिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मरने से पहले मैं उसकी हकीकत भी उसके घर वालों को बता दूं। इसलिए जब उसने मेरे साथ फिर से वो सब करना चाहा तो मैंने शोर मचाया और चीख चीख कर उसके घर वालों को सब बता दिया। मेरे पति को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका सच इस तरह सामने लाऊंगी, लेकिन वो बहुत शातिर इंसान था। वो साफ मुकर गया और अपने घर वालों को कहा कि ये तो पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। जाहिर है वो उसके घर वाले थे, मेरे घर वाले नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर यकीन किया और मेरे पति ने मुझे पागल करार करके पागल खाने भिजवा दिया। मैं यहाँ सुकून से थी। किसी बहाने से मेरा अपने जालिम पति से जान तो छूट गई है, अब वो मेरा फायदा नहीं उठा सकेगा। पागल खाने में मेरा दूसरा दिन था कि अचानक एक दिन मुझे एक खत मिला। उस खत की लिखावट को देखकर मैं कुछ चौंक सी गई थी। मुझे शादी से पहले मिले वो सारे खत वही याद आने लगे, क्योंकि मैं अभी तक उस लिखावट को नहीं भूली थी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई कि उस शख्स ने मुझे दोबारा कैसे तलाश कर लिया। क्या वो यहीं आसपास था? खत पर लिखी गई बातें कुछ यूं थी, मैं तो तुम्हारी शादी का सुनकर पीछे हट गया था, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे आज़ादी दिलवा सकता हूँ। ये खत देखकर तो मैं परेशान ही हो गई कि इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस हाल में हूँ और मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया। मैं तो उस शख्स को भूल चुकी थी। पागल खाने में मुझे दाखिल हुए अभी 3 दिन हुए थे कि एक दिन मेरा पति चला आया और मुझे कहने लगा कि अगर तुम यहाँ से आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें फिर से ये काम करना होगा और अपनी मर्जी से करना होगा, वरना तुम यहीं पर सड़ती रहोगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थूक दिया और कहा कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। उसने गुस्से से मुझे पीछे धक्का दिया और थोड़ी दूर जाकर वहाँ 2 खड़े डॉक्टर से बात करने लगा। वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैं समझ गई
कि उसने उन डॉक्टरों को भी खरीदा हुआ है, क्योंकि उन डॉक्टरों ने मुझे पागल कहकर मेरी रिपोर्ट बनाई थी। और तब मैं हैरान हुई थी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर उन्होंने मुझे पागल क्यों लिखा हुआ है। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये दोनों भी मेरे पति के साथ मिले हुए हैं। अब तो मैं अजीब मुसीबत में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। अब मुझे एक सहारा उस खत वाले इंसान का था, जिसके बारे में मैं ये भी नहीं जानती थी कि वह है कौन। मेरा पति मेरे पास आकर कहने लगा कि अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो अच्छा होता। अब तुम्हें नहीं पता यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वह तो ये कहकर चला गया, मगर मैं बहुत परेशान हो गई कि अब जाने जिंदगी मुझे कौन सा नया रूप दिखाएगी। मेरे पति के जाने के बाद वो दोनों डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति तो बहुत जालिम है। वो हमें कह रहा था कि हम तुम्हारा ख्याल न करें और तुम्हें पागल करार करके दे इंजेक्शन वगैरह लगाएं, मगर हमने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि हमें तुम एक अच्छी लड़की लगी हो। पहले हमें लगा था कि शायद तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मगर हम अब सब जान गए हैं तुम्हारे पति की सच्चाई और उसकी नीयत। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्दी यहाँ से चली जाओगी। बस तुम्हें वही करना है जो हम कहेंगे। और उन डॉक्टर्स की बात सुनकर मैं बहुत उम्मीद से हो गई थी कि शुक्र है अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे खाना पेश किया गया। जब मैं खाने से फ्री हुई तो बर्तन में एक कागज देखकर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा हुआ था कि डॉक्टर की बातों का यकीन मत करना, ये तुम्हारे पति के साथ ही मिले हुए हैं। ये खुद तुमसे फायदा उठाने के चक्कर में है। ये तुम्हें यकीन दिलाकर तुम्हारा यकीन तोड़ देंगे। अगर तुम यहाँ से फरार होना चाहती हो और अपने पति से निजात पाना चाहती हो तो तुम वापस उसके पास लौट जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारे पति से निजात भी मिल जाएगी और सबके सामने उसकी असलियत भी आ जाएगी। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। क्या सच था और क्या झूठ था, मैं तो उलझ कर रह गई थी। एक तरफ वो डॉक्टर थे और एक तरफ ये खत वाला अनजान इंसान था। मुझे उलझन हो रही थी और परेशानी भी कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। आखिर मैंने सोचा कि मुझे उस खत वाले इंसान का यकीन करना चाहिए। ये मेरा अपना सा लगता है। मैं नहीं जानती थी कि वे क्या प्लान करेगा, लेकिन मैंने वापस आने का फैसला कर लिया। मैंने उस वक्त अपने पति को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, बस मुझे पागल खाने से निकाल दो। वह सुनकर बहुत खुश हुआ और इस वक्त मुझे लेने आ गया। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे उसके साथ घर वापस जाकर क्या करना होगा। उस वक्त जब मैं अपने पति के साथ पागल खाने से निकल रही थी, कोई तेजी से मेरे आगे से गुजरा और मेरे हाथ में एक कागज पकड़ा गया। मैं अपने पति से वॉशरूम जाने के बहाने से वहां जाकर उस कागज को पढ़ा तो उस पर पूरा प्लान लिखा हुआ था कि मुझे क्या करना है। मैं अच्छे से समझ गई थी। जल्दी से उस कागज को फाड़ा और अपने पति के साथ उसके घर वापस चली गई। वो बहुत खुश हो रहा था और यही समझ रहा था कि अब मैं उसके साथ मिलकर अपनी खुशी से राजी होकर काम करूंगी। घर आते ही मुझसे कहने लगा कि आज के दिन तुम आराम कर लो, कल तुम्हें मेरे साथ मेरे एक दोस्त के घर पर जाना होगा। अगर तुम उसे खुश कर दोगी तो वह हमें लाखों रुपए देगा। अगले दिन मेरा पति मुझे अपने साथ अपने उस दोस्त के घर पर ले गया। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने जाते ही पहले उन दोनों के खाने में नशे वाली दवा मिला दी, जिसे खाने की कुछ देर के बाद वे बेहोश हो गए। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद क्या होगा और मुझे भी क्या करना है, क्योंकि मुझे उस कागज पर सिर्फ इतना ही लिखकर बताया गया था कि मुझे उन दोनों को बेहोश करना है। अब ये काम करने के बाद मैं इंतजार में थी कि वह शख्स अब मुझसे कैसे दोबारा बात करेगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आया, जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं अब वहां से चली जाऊं। ये सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा था, लेकिन मेरे पास इस बात को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं वहां से वापस अपने घर पर चली गई और दुआ करने लगी कि अब सब ठीक हो जाए। मुझे अपने घर आए हुए काफी देर हो गई थी और अभी तक कुछ पता नहीं था कि वहां पर क्या हुआ है और क्यों होने जा रहा है। वक्त गुजरने के खातिर मैंने टीवी ऑन किया तो वहां पर जो खबर मैंने देखी, उस खबर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए, क्योंकि खबरों में मैं अपने पति को देख रही थी जो एक होटल में एक लड़की के साथ नजर आ रहा था। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा है और यहाँ पर जितने भी लोग गलत काम में मिले हुए थे उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरा पति भी टीवी में साफ साफ नजर आ रहा था, जो नामुनासिब हालत में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। मैं हैरान हो गई कि ये क्या चक्कर है। मैं तो अपने दोस्त के घर में उसके साथ बेहोश पड़ा था, फिर वो दोनों इस होटल में कब और कैसे पहुंच गए। पुलिस ने वहां मौजूद जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, मेरा पति और उसका दोस्त भी था। उसके घर वालों ने सब कुछ स्क्रीन पर अपनी आंखों से देखा था
और अब जाकर उन्हें यकीन आया कि मैं जो कुछ कह रही थी वो सच था। उनका बेटा उस लायक ही नहीं था कि उसके साथ शादी की जाती। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि ये सब कुछ लाइव प्रोग्राम में दिखाया गया था, इसलिए किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं थी और सब सबूत सब लोगों के सामने थे। अब उनको एक लंबे अरसे तक जेल की हवा खानी थी और कोई नहीं रोक सकता था, और उनकी जो बदनामी सारी दुनिया में होती वो अलग। अब तो मेरे पास वजह मौजूद थी, इसलिए मैंने अदालत में तलाक का केस कर दिया और बहुत जल्दी मैंने तलाक भी ले ली। मैं वापस अपनी माँ के पास चली गई। सब अच्छा हो गया था, लेकिन अब भी मुझे ये जानना था वह शख्स कौन था जिसने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मुझे मेरे पति से न सिर्फ निजात दिलाई बल्कि मेरे पति को सजा भी दिलवाई, क्योंकि सारे वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर चुके थे और उसने मुझसे बात नहीं की थी। मैं उससे मिलने और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। माँ एक दिन कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँ। मैंने माँ को मना करने की बहुत कोशिश की कि कौन शख्स है जो सब कुछ जानने के बावजूद मुझे अपनाना चाह रहा है। माँ मुझे कहने लगी कि छत पर चली जाओ, सब मालूम हो जाएगा। मैं भागती हुई छत पर गई तो वहाँ पर पहले से एक लड़का मौजूद था। मैं भागकर उसके सामने गई और उसे देखकर तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि मैं उसे जानती थी। वो हमारे मोहल्ले का ही एक लड़का था, मगर मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन मैं उसे पहचानती जरूर थी। मुझे देखकर कहने लगा, मैं ही हूँ वो जो तुम्हें खत लिखा करता था। मैं तुम्हें रोज कॉलेज जाते हुए देखता था और मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं खत भिजवा देता। फिर जब मुझे पता चला कि तुम शादी कर रही हो तो मैं पीछे हट गया और अपने कामों में बिजी हो गया। मैं यही समझता रहा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो, मगर जब मैंने उस दिन तुम्हें पागल खाने में देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरा अपना मेडिकल है और मैं पागल खाने दवाइयाँ पहुँचाने गया था और तुम्हारा पति और वह दोनों डॉक्टर मिले हुए थे। तुम्हारे पति ने उन्हें कहा था कि किसी भी तरह से मेरी बीवी को घर वापस जाने पर राजी करो। तब मैं चौंक गया कि क्या बात है, और मैंने उसके बारे में पूरी मालूमात करवाई तो पता चला कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद करवाने का फैसला किया। मैं वहीं पर था और मैंने ही बाद में कागज़ पर कुछ बातें तुम्हें लिख कर दी जिन पर तुमने अमल किया। जब तुम अपने पति और उसके दोस्त को बेहोश करके वहाँ से निकल गई थी तो मैंने अपने दोस्तों की मदद से उन दोनों को उस होटल में पहुँचा दिया जहाँ पहले से ही वो लड़कियाँ मौजूद थी। मेरा एक दोस्त न्यूज़ चैनल में काम करता है और मेरे ही कहने पर उसने वो प्रोग्राम लाइव किया था ताकि सारी दुनिया के सामने तुम्हारे पति और सबका सच आ सके। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि वो तुम्हें गलत साबित करना चाह रहा था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब उसकी असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगा। उसके खिलाफ और भी बहुत से सबूत मैंने पुलिस को दे दिए और अब वो एक लंबे अरसे तक जेल में ही रहेगा। इतना सब कहने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने परेशान होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मोहब्बत ये नहीं देखती कौन किसके काबिल है। मैं तुम्हें शुरू से ही चाहता हूँ और अब भी चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मोहब्बत को मुझे नहीं ठुकराना चाहिए, इसलिए मैंने हाँ कर दी और ये मेरी खुशकिस्मत थी कि मुझे इस जैसे शख्स का साथ मिला जिसने मुझे दोबारा से मर्जात पर यकीन करना सिखाया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।